Hello everyone, welcome to IFS. And as we know, GAT-B results are out and जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं आईएफएस में ऐसे दिवाली जैसा माहौल हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे इतने अच्छे रिजल्ट से क्वालिफाई हुए हैं और एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने GAT-B 44 रैंक उन्होंने हासिल की है ओबीसी कैटेगरी से। एंड बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। एंड आईएफएस बहुत बहुत प्राउड है आपके ऊपर। एंड बहुत सारी बातें करेंगे इनके साथ, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया है, कौन से एग्जाम्स ये देने वाले हैं, आगे क्या करना है, सब भूतकाल भविष्यकाल सब जान लेंगे। ये सब जानने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे कर लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मेरा नाम सर जसवंत है और मैं राजस्थान के जालोर जिले से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैंने अपना जो बीएससी है सर वो ओपन स्टडीज से किया हुआ है। और उसके बाद मैंने सर बीएड भी किया था, क्योंकि मैं साथ में मतलब टीचिंग भी कर रहा था, ओपन स्टडी से कर रहा था इसलिए। तो मैंने पहले बीएड भी किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट पहले से बायोटेक में था, तो मुझे बायोटेक के अंदर फील्ड में ही जाना था। और नीट का भी 1 साल का सर मैंने प्रिपरेशन पहले कर रखा था, लेकिन उसमें नहीं हुआ था। तो कहीं से मेरे दोस्त से मुझे ऐसे जानकारी मिली कि जैम का करके एग्ज़ाम होता है। तो उसके बाद मैंने फिर रिसर्च किया कि एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैंने बैच लिया। बैच में सभी जो टीचर थे उन्होंने बताया कि कैसे प्रिपेयर करना है, उसका उनका जो गाइडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रिपरेशन और गाइड बुक वगैरह वो सब टीचर जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने परचेज करके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया। एग्जाम में मेरा रैंक सर 314 रहा, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें सीट सर कम होती है, और गेट बी में सीट भी ज़्यादा होती है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने इसका भी प्रिपरेशन बाद में फॉर्म भर दिया, तो इसका भी साथ में चालू कर दिया। उसके लिए अलग से मैंने बैच नहीं लिया, बट आई जो पास का आईआईटी सर जाम का वो ही टेस्ट नॉलेज था सीरीज। उसी से इधर। हाँ, वो सारा और जो स्टडी सिलेबस जो होता है वो लगभग सेम ही रहता है सर, 90% सेम होता है। तो उसका उतना बर्डन नहीं रहेगा कि ये इसको कैसे शिफ्ट करें। वो भी बायोटेक का ही रिलेटेड होता है। तो मेन जो कोर है वो तो आपका पहले से ही रहता ही है सही। और आपको पीवाई क्यू गेट बी के अगर कर लो तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं उनको वापस से एक बार रिवाइज कर लो। तो ओके। आपका मतलब कट ऑफ जो है उससे हो जाएगा। उस हिसाब से दिमाग लगा के सर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। ग्रेट, बहुत बहुत और उसके बढ़िया। बाद टेस्ट सीरीज। यस यस, बोलिए बोलिए। और टेस्ट सीरीज जो था गेट बी का, वो आई पास से मैंने ले लिया था। तो टेस्ट सीरीज ने भी बहुत हेल्प की, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, खुद की जो होती है पोजीशन वो पता चल जाता है। और अच्छे मार्क्स आने पर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो जाता है कि हाँ इतना मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। राइट। और वीक हाँ, और वीक जो आपके होते हैं टॉपिक्स वो भी पता चल जाता है उससे कि किस में क्वेश्चन में है जो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसको वापस रिवाइज करना होता है। तो पीवाई की और एमसीक्यू करने का ये बहुत बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा टॉपिक है और वीक कौन सा टॉपिक है। तो पीवाई की और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, वो आपका इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पीवाई की में ऐसा होगा कि क्वेश्चन ये अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो ये चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ होगी। और थ्योरी में ये होगा कि ये होता है। तो पीवाई की इसलिए पीवाई की और एमसीक्यू इसलिए सब जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं, पीवाई की और एमसीक्यू पे फोकस करना बहुत जरूरी है सर। ग्रेट, सही बात है। मतलब आपने आईआईटी जाम का प्रिपरेशन किया एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपने गैड बी को भी प्रिपेयर किया। बस गैड बी का थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, तो आपने पीवाई क्यूज करे हाँ हाँ। एंड पीवाई क्यूज से आपने पता कर लिया कि ऐसे ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड हाँ, ये भी कह सकते हैं कि पीवाई क्यू एक भगवत गीता है अपने लिए, कुरान है, हाँ बाइबल सर। है, सब है। वो एक डायरेक्शन देती है और कि कहाँ जाना है। गेट गेट भी का ऐसा है कि आईआईटी जैम और गेट भी में ये भी है सर कि आईआईटी जैम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के देते हैं। सेम सिलेबस होता है, बट क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो घुमा के थोड़ा देते हैं वो आईआईटी, क्योंकि आईआईटी जैम का है, आईआईटी वाले कंडक्ट कराते हैं। गेट बी का ऐसा है कि आप मेमोरी बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। घुमा के नहीं देते, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी बेस्ड से भी ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा के देते हैं। बाकी बाकी
मेमोरी बेस पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका। पीवाईक्यू करके भी कर सकते हैं। जेएम का मैंने देखा कि पीवाईक्यू करे बट एक भी पीवाईक्यू मैच नहीं होता, सारे डिफरेंट होते हैं पूरे। राइट एंड इस बार तो उसमें और ही उसमें डिफरेंट आए ये थे। हाँ बहुत ज़्यादा। इस बार सर मैंने जैसे दिया था तो उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरी 3-4 हज़ार रैंक शायद लगेगी, क्योंकि इतना खराब मुझे लग रहा था। पर जब रैंक लगी तब 314 आई तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैंने अच्छा ही किया है स्कोर। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है कि इसमें मैंने इतना किया है, तो गेट बी में तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो राइट, थोड़ा लेवल डाउन रहता है। तो उससे कॉन्फिडेंस आया, तो इससे स्टार्ट मैंने वापस कर ली। वरना मैं छोड़ रहा था कि इसमें नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। बट रिजल्ट आने के बाद वापस से शुरू मैंने कर दिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड सेक्शन ए को कैसे प्रिपेयर किया आपने गैट बी के? मतलब जो आईआईटी के लिए पढ़ा था वो उसी से हो गया? हाँ हाँ, सेक्शन ए में लगभग भी? वही रहता है। सेक्शन ए जो था मैंने जो पहले पढ़ा था वही था, और उसमें बेसिक रहता है। इतना ज़्यादा आईआईटी जैसे पूछता है वैसे सर नहीं हाँ, पूछता। वो बेसिक ही रहता है आपका। 12th तक अगर है क्लियर तो हो सकता है आराम से मतलब वी पूरा। कैन से कि फिर आईआईटी जेईई से थोड़ा 20-30% इजी ही रहता है। हाँ, थोड़ा इजी ही रहता है। अगर ग्रेट, आपका आईआईटी जैम के प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में गेट बी की प्रिपेयर वैसे ही हो जाएगी। बढ़िया, आपको अलग से बैच लेने की आवश्यकता है ही नहीं। बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में पूछूँ तो सबसे पहले किसको अप्रोच किया? मतलब आपने ए पार्ट को या फिर सी बी पार्ट को? पहले सर अप्रोच बी पार्ट को ही मैंने किया, क्योंकि बी पार्ट हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आप टाइमिंग जो है उसके हिसाब से देखोगे तो पहले अगर वो कर लोगे तो ज़्यादा मार्क्स आप अटेंड कर रहे हो। लेकिन 60 क्वेश्चन ए पोर्शन में 60 है, एक सवाल करोगे तो एक ही नंबर मिलना है। तो उस हिसाब से बी पोर्शन को करना मेरे हिसाब से लॉजिकल भी और सही है। और उसमें टाइम भी जाएगा तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहले बी को मैंने किया, उसके फिर बाद ए ए किया वाले आपने? को किया। राइट, उसमें क्योंकि बर्डन भी नहीं रहता। हाँ, राइट, राइट, राइट। बर्डन भी रहेगा कि आपने ज़्यादा पोर्शन अब पहले कवर कर लिया है, अब जितने भी करोगे वो एक तरह से बोनस टाइप में ही आपको लगेंगे। तो मेंटली भी आप एकदम फ्रेश रहोगे कि एंड चलो एक वेटेज भी मेन ज़्यादा रहता पोर्शन। है ना, बी में वेटेज भी वेटेज, ज़्यादा है। हाँ, चार बी का 3 मार्क वेटेज के लिए ज़्यादा एक है क्वेश्चन तो आता है। हाँ, तो वो बी वाला ही पहले करना चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये मतलब आपकी खुद की स्ट्रैटेजी थी कि पहले बी को करो फिर ए को करो। हाँ, बहुत और बढ़िया। बाकी वो यूट्यूब पे वीडियो भी देख लो। बाकी इंटरव्यू जैसे हुँ, जैसे आप मेरा ले रहे हो, वैसे बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू आई पास से मिल जाएंगे। हाँ, तो वो भी बहुत हेल्प किए उन्होंने, कैसे अपने आप को अप्रोच किया जब वो दे रहे थे। जब एग्जाम टाइम पे आप क्या चीज़ें करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी करके पूरी चले जाते हो बट वहाँ पे अगर आप पैनिक हो गए तो उसके बाद सारा जो याद है वो भी भूल जाते हैं सर। एंड माइंडसेट कैसा था तो आपका वो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में? मतलब चिल थे, माइंड बिल्कुल सेट चिल थे या फिर थोड़ा नर्वस थे, कुछ डर लग रहा था? मैं नहीं नहीं सर, तो आईआईटी जैम का मैं बताऊँ तो मैं पहली बार दे रहा था, इसलिए उसमें थोड़ा नर्वस और पैनिक था सर मैं। लेकिन मुझे पता चल गया कि अगर पैनिक हुआ तो मैं जो आ रहा है वो भी नहीं कर पाऊंगा। जितना स्कोर है, तो 314 रैंक लगी तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा भी कर सकता था, क्योंकि मैं पैनिक हो गया था। हुँ, इसलिए गेट बी में मैंने सर ऐसा नहीं किया। गेट बी में मैं बिल्कुल माइंड सेट सही से गया कि चिल होके जाना है, हुँ, जो आएगा वो कर लेंगे। तो वहाँ पे ऐसा होगा। और एक बार आप पहला 1-2 क्वेश्चन करते हो उसके बाद आप उसी में लगे रहते हो। आप कुछ दूसरा नहीं सोचते कि मुझे आएगा नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो चीज़ें दिमाग में से नहीं रहती। आपको बस उसी में फ़ोकस 100% फ़ोकस ऑटोमैटिकली हो जाता है। बहुत पहले बढ़िया। से आपको दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं बनानी है कि ये होगा, वो होगा। वो प्लानिंग आपकी वहाँ नहीं चलने वाली। वहाँ माहौल एनवायरनमेंट पूरा अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ढालना पड़ता है अपने आप प्री को। माइंडेड नहीं जाना है तो कि बस ऐसे-ऐसे करूँगा, हाँ, ऐसे नहीं। वहाँ जाके आपको डिसाइड हाँ, करना है। हाँ, वही एज़ ए क्रिकेट में जैसे आप पहले प्लानिंग करके नहीं करते, जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना है। तो उसमें भी सेम है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड बहुत बहुत दिमाग लगा के आपने सॉल्व किया इसको। एंड जब आप ये हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर आए, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा खासा रैंक आ जाएगा, बढ़िया मार्क्स आ जाएँगे? हाँ सर, एक्सपेक्टेशन तो मतलब पहले से ही ऐसा था कि इसमें आईआईटी जैम में अगर ऐसा उसका लेवल थोड़ा कम है। पहले से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था ही बिकॉज़ ऑफ जैम। और उसके बाद आने के बाद भी लगा कि ये ए ग्रेड ए प्लस वाला मेरा अच्छा गया है मेरा, बहुत ही अच्छा गया है। तो मैं निश्चिंत होके केवल रिज़ल्ट आने का वेट कर रहा था कि रिज़ल्ट कब आएगा और रैंक क्या लगेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर सिलेबस के बारे में पूछूँ तो फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा था सिलेबस में? बहुत अच्छा लगता था दिन-रात पढ़ने में एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में चैलेंजिंग कौन-सा था हुँ, यूनिट? चैलेंजिंग पहले मुझे सर मेथड्स, बायोटेक्नोलॉजी के जो मेथड्स होते हैं
अब मैंने ओपन से किया हुआ है तो मेथड्स वगैरह तो सर 11-12 में भी नहीं थे हाँ, और मेरे कॉलेज में भी मैंने नहीं पढ़े। प्रैक्टिकल मैंने नॉलेज लाइफ नहीं साइंस था, से किया है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। हाँ, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो चीज़ें देखी थी कभी, और ना ही वो टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया सर, जब जैम का प्रिपेयर कर रहा था। वो पोर्शन सबसे ज़्यादा हार्ड था। और मैंने ऐसा किया कि जो चीज़ें मुझे हार्ड लग रही थी वो मैंने पहले प्रिपेयर की, हुँ, क्योंकि आप बाद में प्रिपेयर करोगे तो टाइम भी कम रहेगा, उसका भी पैनिक होगा, और समझ में भी इतना नहीं आता है, सही बात है। क्योंकि एक एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया तो और ज़्यादा पैनिक होगा। उससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही ऐसे टॉपिक को ले लो जो टफ लग रहे हैं, टफ टॉपिक को आप पहले ही कर लो, जिससे आप एक तो निश्चित रहेंगे कि चलो टाइम है मेरे पास तो मैं कवर कर लूँगा। नहीं तो आपके 1-2 महीने रहे और उसके बाद लास्ट में आप करने जाओगे तो शायद वो पैनिक आप हो सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स और बायोकेमिस्ट्री ये टफ थे, तो ये मैंने पहले ही कर दिया, एंड तो ईज़ी इतना वाले बर्डन नहीं मतलब रहा। बहुत फ़ेवरेट कौन-से थे? ईज़ी वाले में सर सेल थे, पर मैं कहूँ तो पहले जो टफ लग रहे थे वही लास्ट में जाके मेरे ईज़ी बन गए सर। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा आपने पढ़ाई की ना उसके ऊपर, क्योंकि आपको टफ़ लग रहे थे, हाँ, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया, तो वो उसमें फोकस ज़्यादा किया मैंने। राइट, तो लास्ट में क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और मेथड्स में ऐसा है सर, कंसेप्ट ज़्यादा है, तो रटना नहीं है उसमें। हाँ, जो चीज़ें रटने वाली, अब सेल बायोलॉजी वगैरह जो है, इकोलॉजी वगैरह, उसमें सर रटना थोड़ा ज़्यादा है। राइट, तो उसमें आप भूल भी सकते हो, तो आप बार-बार उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जो चीज़ें रटने वाली है उसको रिवाइज़ करते रहो, और कंसेप्ट वाली है तो उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो लॉजिकल है वो आप करो। तो उससे थोड़ा मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होगे कि एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो इस तरीके से मैंने अप्रोच किया। हर बहुत एक टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आगे क्या करने का सोचा है फिर? क्या करना चाहते हो करियर में? आगे सर इसमें एडमिशन लेना है मुझे अपना, जो भी टॉप कॉलेज मिलेगा। उसके बाद एमएससी के बाद मैं सोचूँगा सर पीएचडी का, क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट है वो है नहीं। तो इसलिए एमएससी करने के बाद सीधा जॉब जो मिलेगा उसी में मैं आगे करने की पीएचडी भी सोचूँगा, कर क्योंकि सकते हो फाइनेंशियल। इफ़ यू क्रैक द सीएसआर एग्ज़ामिनेशन। अगर सीएसआर हाँ एग्ज़ामिनेशन को सर, क्रैक उसका कर लिया मैंने तो आपको फेलोशिप मिल जाता है ना, फिर अर्निंग के साथ आपका स्टडी भी हो जाता है, पीएचडी भी हो जाता है। 2 ऑप्शन होते हैं। आप तो मास्टर्स करोगे बायोटेक्नोलॉजी से, सही बात है? हुँ, जी तो सर। 3 ऑप्शन आपके पास है, एक तो एकेडमिक्स में जाओगे, एक तो इंडस्ट्री में जाओगे या तो रिसर्च में जाओगे, ठीक है? इंडस्ट्री में जितनी मेहनत करोगे आप मास्टर्स के बाद, वही मेहनत पीएचडी में करना, थोड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक करो, एग्ज़ाम क्रैक करके पीएचडी लो, 5 साल जो पीएचडी करोगे, तो वही मैं क्योंकि जब फ्रेशली आप इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत वर्कलोड होता है, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। और 5 साल हाँ बाद सर। उसी लेवल पे रहोगे आप जितना एक पीएचडी वाला बंदा रहेगा, क्योंकि पीएचडी वाला बंदा पीएचडी करके फिर से इंडस्ट्री में आ सकता है, ठीक है? बट हाँ, वो सब एक बार पता है आपकी सर, बट स्टडीज़ छूट गई, तो आप हुँ, उतना अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते हो। हाँ, वो इफ़ तो है अगर सर बीच आपको में। लग रहा है कि मुझे स्टडीज़ कंटिन्यू करनी अच्छा लगता है, रिसर्च करना, मेथड्स के बारे में पढ़ना, प्रिंसिपल्स सबका समझना, तो आप गिव इट अ ट्राई टू सीएसआर एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि अच्छा खासा फेलोशिप मिल जाता है। क्योंकि अभी बढ़ भी गया हुँ, है, पहले 31 था, अभी 37 फेलोशिप हो गया है। 37,000 के साथ आपको एचआरए भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, हुँ, सॉरी सिटी। 20%, 18%, 24%, लगभग 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 37,000 के ऊपर, मतलब लगभग 45,000 तक आपको 2 साल में मिलते हैं। फिर उसके बाद उसके आगे के 3 साल आपको 50,000 मिलते हैं। तो मिल तो रहा है ना, उसके साथ साथ आपके साइंटिस्ट के साथ कांटेक्ट बनते हैं। पीएचडी के लिए आप हाँ सर। अच्छा डॉक्टरेट नाम लग जाता है आगे, पोस्ट डॉक भी कर सकते हो बाहर से, या फिर अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो इंडस्ट्री में भी आ सकते हो, वेलकम है। बट अगर एक बार मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री में चले गए तो फिर वहाँ से रिकवर करना मुश्किल काम है। इट्स डिपेंड ऑन यू। हाँ, आप ये सोचिए आपको सर, क्या लग रहा हाँ, है। डिपेंड ये है कि मैं मतलब मेरा बताऊँगी सर पर्सनली कि मेरा भी ड्रीम यही है, सबका ड्रीम यही होता है मेरे हिसाब से, जो अच्छी रैंक से जाता है वो उसका माइंडसेट होता है कि मुझे पीएचडी में जाना ही है और रिसर्च में जाना है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा ही है जो माइंडसेट से आता है पहले से ही। अल्टीमेट गोल क्या है अपना? बट अल्टीमेट गोल इज अर्न द मनी, ठीक है ना? राइट, पैसे हाँ, कमाओ, बट पैसे के साथ साथ आप खुश भी तो रहो, यानी एक हैप्पी फीलिंग तो आए। अगर आप मास्टर्स से डायरेक्टली इंडस्ट्री में जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, बट जितना एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, उतना उससे ज़्यादा थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज इंडस्ट्री की हाँ, जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी तो तीन पीएचडी शिफ्ट के होते बाद। हैं। 3 शिफ्ट होते हैं, जनरल भी होता है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होता है, नाइट शिफ्ट भी होता है, ठीक है? आपका पूरा हुँ, सर्कैडियन साइकिल चेंज होता है।
है ना? अगर आपको नाइट को जागने की उतनी आदत नहीं है, फिर भी नाइट को जागना पड़ेगा, नाइट में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इट्स ऑल द थिंग्स, बट अल्टीमेटली डिसीजन ये आपका है, आपको चूज़ करना है क्या करना है, बिकॉज़ उस लेवल पे आप हो कि आप खुद का डिसीजन ले सकते हो। बस ओपिनियन आप दूसरों का ले सकते हो, डिसीजन खुद का लेना है, ठीक है? डिसीजन मतलब ये थोड़ा सा मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा यस, हूँ। पहले पहले डिसीजन तो आराम से जैसे पहले आपने अपना बताया वैसे। मास्टर्स कंप्लीट कर लो। मास्टर्स कंप्लीट करने के हाँ, बाद अगर आपको लगता है कुछ, कभी भी आगे ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि नहीं सर रिग्रेट नहीं हो तभी मैंने ये चूज़ किया। मैंने बीएड भी बीच में सर किया है बट वो इंटरेस्ट था नहीं। पहले से बायोटेक में जाने का था बट वो घर वालों ने सर भेजा नहीं मेरे को। उन्होंने कहा कि बाहर नहीं भेजेंगे हम, यहाँ जहाँ स्टडी करनी है जालोर में रह के करो। हुँ, तो ओपन से की और साथ में घर पे ही तैयारी की। तो उनका फैमिली सपोर्ट मैं कहूँगा कि थोड़ा कम है सर। दैट्स इस वजह से मैं पीएचडी की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं फिर जॉब की तरफ जा रहा हूँ। बाकी तो मेरा ड्रीम कहूँ तो मैं हाँ, पीएचडी में ही जाना हुँ, है। राइट। ये तो आपका उस हिसाब बैकग्राउंड से आपको पता है, आपके सराउंडिंग हुँ, आपको पता है, आपके चैलेंजेस आपको पता है, तो आई कैन नॉट डिसाइड कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट ये आपके ऊपर है। एंड आई होप बहुत अच्छे से करोगे हाँ, आप। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो थैंक आपको। यू सर, बहुत अच्छा लगा, एंड आई थैंक यू, होप थैंक यू। ऐसे ही आप फ्यूचर में अचीवमेंट्स लाएंगे। एंड आईएफएस बहुत प्राउड करता है आपको, ठीक है? मैं सर डाउट मेरा है हाँ एक। बिल्कुल बिल्कुल, बात करेंगे डाउट।